जय श्री कृष्णा। ये देखेंगे विद्यालय के मदर शारदा ग्लोबल एकेडमी के फाउंडर सर हैं और इन्हीं की देख-रेख में ये पूरा विद्यालय का संचालन किया जाता है और सर का बहुत ही योगदान है। बहुत सारा जितना भी ये नियम कानून निकालना है, जैसा जो भी डिसिप्लिन वगैरह है, सर तैयार करते हैं उसको और उसके बाद से सभी अध्यापकगण और बच्चे मिल करके उसका पालन करते हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। तो सर, ये जो बच्चे यहाँ पर मतदान के लिए हैं, ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले और कभी अपने पूर्व में ये जब से विद्यालय है लगभग दूसरे ही साल से यहाँ जो बाल संसद का गठन होता रहा है। तो शुरुआती दौर में तो मौखिक रूप से हाथ उठाकर कराया जाता था, इधर 3 सालों से बैलेट बॉक्स से ये कराया जा रहा था। एकदम बिल्कुल उसी तरीके से नियमता होता है जैसे केंद्र का चुनाव। जी जी, जैसे आप ग्राम प्रधान का स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, जो भी बैलेट से होता है, उसी हिसाब से थोड़े बहुत बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ मॉडिफाई किया गया है। बाकी 90% आप मान सकते हैं सेम वही व्यवस्था केंद्र का। और बच्चों में भी बहुत उत्साह रहता है देखने की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में उत्साह रहता है, प्लस बच्चे जान भी पाते हैं कि हमारे मम्मी पापा जब प्रधानी इलेक्शन में या बीडीसी इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, या वो कैसे वोट डालते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ से जब वो समझ लेते हैं तो जाके जब अपने गार्जियन से वो चर्चा करते हैं तो गार्जियन भी इससे प्रफुल्लित होता है कि उनका बच्चा जागरूक हो रहा है और आज से ही चुनाव और उस व्यवस्था के बारे में जान रहा है। क्योंकि बच्चों को आगे चल करके ये वोट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वो 18 साल के हो जाएंगे उनको स्वयं डालना रहेगा। इवन कई हमारे सहायक जो विद्यालय में सहायता कर रहे हैं जूनियर अध्यापक, वो भी जो अभी 18 वर्ष के पास पहुंच रहे हैं, किन्हीं कारणों से उनका मतदान का उनको अवसर नहीं मिला या उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो अब तक वोट नहीं डाले, वो भी इसको देखकर समझ पाते हैं कि वोट की प्रक्रिया कैसे होती है। क्योंकि अभी हम एक बार बस वोट डालने का मौका मिला है, अभी 18 साल हमारा जल्द ही पूरा हुआ, तो एक बार पहली बार मिला है और ये तो बच्चे प्रत्येक साल वोट डाल रहे हैं, तो इनकी जागरूकता तो बहुत ज्यादा है। जी जी, बहुत ज्यादा है और प्लस इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आए, इस वजह से व्यवस्था और लागू की गई है कि किस तरह से हमें समाज को डील करना है, किस तरह से मतदाताओं को डील करना है। जब इस तरह की भावना उनके अंदर रहेगी, उनके अंदर ये समझ आ जाएगा तो परिवार और समाज सबको डील कर पाएंगे। क्योंकि जब से बच्चे यहाँ प्रत्याशी का जैसे ही अपना नॉमिनेशन किए हैं तो बहुत एनर्जी के साथ दौड़ दौड़ करके अपना प्रचार। जी बिल्कुल, उत्साह बहुत ज्यादा बच्चों में दिखा है और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा ही मुझे लगा कि बच्चे ज्यादा ही उत्साहित है और इस बार कैंडिडेट भी ज्यादा हैं, ऐसा मुझे पता चला है चुनाव आयोग द्वारा कि इस बार 25 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं तो उनके भाग्य का फैसला हो रहा है और शाम तक उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे। आज ही शाम तक हो जाएगा? जी जी, उसी दिन, जिससे कि स्ट्रांग रूम का खर्चा विद्यालय का बच जाए, क्योंकि स्ट्रांग रूम में रखना प्लस प्रोसेस है बड़ा, क्योंकि भाई हम पूरी तरह पारदर्शी चुनाव चाहते हैं और हमेशा हमारे विद्यालय में चुनाव आयोग ने इस तरह कराया है कि फुल्ली पारदर्शी रहा है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम नेक्स्ट डे में काउंटिंग अगर कराते हैं तो हमको पूरे टाइम 24 घंटे उस पर स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी और सब व्यवस्था देनी पड़ेगी। इस वजह से विद्यालय का खर्चा बचे, लोगों के व्यवधान बचे और प्रत्याशियों की जो जिज्ञासा है, उत्साह है, वो तत्काल उनका समाधान हो। इस वजह से शाम तक ही काउंटिंग हो जाती है। ज्यादा समय तक इंतजार ना करना पड़े, नहीं तो हार्ट बीट बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। हाँ, ये ना हो, इस वजह से मैंने दोनों कारणों से आज ही जो है, और जिससे कि कोई भी प्रत्याशी या हम तो यहाँ तक कि अपने यहाँ टीचर्स के लिए भी नियम निकाल दिए, अगर किसी भी तरह से अगर टीचर इलेक्शन को प्रभावित करता है तो ऊपर भी अर्थदंड लगाया जाता है। अभी तक ऐसा कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा अर्थदंड नहीं लगा। मैं आशा भी करता हूँ या करूंगा कि ऐसा कभी ना हो। नहीं, और आपके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त, वो बहुत एक्टिव भी है। नहीं, हरिओम जी काफी मेहनत किए हैं, उनके साथ सत्यम जी जो उप प्रमुख भी हैं, तो ये 2 लोग काफी पारदर्शी ढंग से जो है पूरे प्रक्रिया को हैंडल कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है 6 या 7 में सूचना जारी हुई थी, 5 या 6 में 6 से ही ये लोग काफी एक्टिव दिखाई दिए और आज भी बहुत एक्टिव होकर चुनाव संपन्न करा रहे हैं। हम इनके कार्य से संतुष्ट हैं और आशा करते हैं कि गणना भी इसी पारदर्शी ढंग से कराएंगे। क्योंकि देखेंगे तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीजों का व्यवस्था भी करना पड़ता है, उससे बहुत परेशानी भी होती है उसको मैनेज करते हुए। हाँ, शुरू में हुआ था, लेकिन अब विद्यालय हमारा हर कार्यक्रम के लिए अभ्यस्त हो चुका है। हमारे टीचर्स, हमारे कर्मी सब ट्रेंड हो चुके हैं। बस हमको हमारे यहाँ वैसे पूरी वार्षिक कैलेंडर रहती है कि किस महीने में क्या होना है और कमोबेश हम लगभग 90 से 95% प्रयास करते हैं, क्योंकि 100% करना सबके लिए संभव नहीं है। 95% तक रहता है, उसी समय में उसी हिसाब से, चाहे वो चुनाव हो, बाल संसद का या जो है परीक्षाएं हों, टेस्ट हों, सारे अपने नियमित समय से ही होते हैं। वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन वगैरह, क्रीड़ा प्रतियोगिता सारे अपने समय से ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वार्षिक कैलेंडर पूरे साल का बना रहता है।
क्योंकि हम जब आए तो हम ये भी देखे हैं कि जो एग्जाम हुआ बहुत एकदम राइट टाइम से हुआ है। हमेशा होता है। जी, राइट टाइम से हुआ है। और इधर फिर चुनाव भी हो रहा, तो इस समय थोड़ा-थोड़ा एक-एक करके नई-नई चीजें लाने में उसमें भी समय लगता है और मेहनत भी करना पड़ता है बिल्कुल, काफी। बिल्कुल, उसमें काफ़ी शोध करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है और मेरी आदत भी है अभी जब से हम पढ़ाई छोड़े हैं उसके बाद से भी पढ़ाई छूटी नहीं है, कुछ ना कुछ रीडिंग और राइटिंग करते रहते हैं, उसी का फल है कि इस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही हैं। और आप भी काफी पहले तो मेहदावल में बहुत संघर्ष कर चुके हैं, अब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपके बारे में ये सुनते हैं कि आप यूपीपी का तैयारी भी करवाते थे यहाँ। जी, जी, जी। मैं 1997 से जी। टीचिंग लाइन में आया। जी। उस समय मैं कोचिंग चलाता था 97-98 में और उसके बाद 99 में हमारे गुरुदेव यहाँ एक स्थानीय विद्यालय चलाते, उनके अनुरोध पर 1 साल उनके यहाँ मैं टीचिंग भी किया हूँ। सन 2000 से माँ शारदा संस्कार मंदिर करके एक विद्यालय की स्थापना उत्तर पट्टी में किराए के भवन में मैंने किया है। बाद में यहाँ इस अपने निजी भवन में 2014 में इंग्लिश मीडियम के रूप में उसी को मॉडिफाई करके मदर शारदा ग्लोबल एकेडमी कर दिया गया है, जो अभी पिछले 10 वर्षों से मेहदावल के काफी व्यवस्था भी करना होता है। तो अभी हम इसके पहले भी ये सुने थे कि सर बहुत ज्यादा काफी मेहनत करते हैं। और दूसरा कि सर का जितना अनुभव है विद्यालय का और कोचिंग पढ़ाने का अपना खुद का, उतना तो हमारा अभी उम्र नहीं हुआ। अभी जो सन दिए हैं राइट, नहीं ठीक, कई बार होते हैं कुछ नए टीचर आते हैं, अनुभवहीन टीचर आते हैं, तो कभी कुछ ऐसा कहते हैं तो ये सेंटेंस मैं जरूर निकालता हूँ कि बेटा तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उतना मेरा अनुभव है, ये मैं कहता हूँ। तो काफी अनुभव है और हर एक व्यक्ति कोई भी हो वो अगर जो संघर्ष किए उनके संघर्ष का सलाम करना और उसको उनको वरीयता देना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के संघर्ष को अगर प्रायोरिटी नहीं दे सकता है तो वो फिर संघर्ष लायक खुद नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि दूसरे के अच्छाई को बुराई नहीं बता सकते। तो अगर अच्छाई बनना है तो अच्छे को अच्छा तो कहना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, इसी संदर्भ में मेरा एक कोट है, आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे तो आप देखेंगे पीछे लिखा हुआ है कि लक्ष्य पर तब तक ध्यान, अगर सफलता पानी है तो अपने लक्ष्य को कभी आग से ओझल होने मत दीजिए। तो मेरा लक्ष्य है मेहदावल का नंबर 1 विद्यालय एमएस ग्लोबल एकेडमी को बनाना। तो जो कभी भी मिनटों घंटों में तो कह सकते हैं, लेकिन दिन में तो नहीं होता कि मेरे लक्ष्य मेरे निगाह से ओझल हो, क्योंकि मैं अन्य जगह पर भी सेवा देता हूँ, उन घंटों में वहीं के बारे में सोचता हूँ। तो मेरा यह सेंटेंस है कि अगर सफलता पानी है तो लक्ष्य को अपने आग से ओझल कभी मत होने दीजिए। और तुमने किसी को अपना आदर्श माना हो या ना माना हो, इसमें कोई बात नहीं, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें अपना आदर्श माने। तो प्रयास मेरा ही रहता कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे अध्यापन में हो या विद्यालय चला रहे हो, तो वो ये कह सकें कि भाई फलनवा, मैंने यहाँ भोजपुरी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उन्होंने संघर्ष किया, देखिए किराए के भवन से निजी भवन में मेहदावल का नंबर 1 विद्यालय बनाए। ऐसे हम भी प्रयास करेंगे तो एक दिन बनाया जा सकता है, ये उदाहरण बनेगा। इसी प्रयास में मैं हमेशा कार्यरत रहता हूँ। क्योंकि आपका ये टीचिंग क्षेत्र में बहुत दिल दिमाग पूरा लगता है शुरू से ही। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो खैर ये तो ईश्वर का संयोग रहा कि मुझे टीचिंग में आना पड़ा। शुरू में मैं बहुत साइंटिफिक प्रयोग करता था, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन ये दिल्ली इच्छा हमारी रह गई, इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ अब आने वाले समय में एक साइंस क्लब भी विद्यालय में बनेगा। पूर्व में मैंने बनाया था शारदा साइंस क्लब करके, तो किराए के भवन में कमरों की कमी रहती थी, यहाँ भी अभी निर्माण चल ही रहा है, कुछ एक कमरे और बन जाएंगे, या अभी जो उपलब्ध कमरे हैं उन्हीं में जो है वो AI और रोबोटिक के बारे में भी कार्य चलेगा, क्योंकि साइंस से मेरा बहुत गहरा नाता और लगाव भी रहा है। अभी आप कई चीज का नाम लिए हैं, जैसे एग्जाम का टाइम टू टाइम एग्जाम होना और बाद संसद का चुनाव होना, क्रीड़ा का बच्चों का प्रदर्शन और एनुअल फंक्शन वगैरह। तो पूरे साल में कितने तरीके के प्रोग्राम आप करवाते हैं, ये थोड़ा सा। जैसे देखिए, पहला प्रोग्राम तो हमेशा ही रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए हमेशा हम अध्यापकों की उपलब्धता बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमेशा एक्सेस टीचर ही रहे, कुछ एक आध दिन या हफ्ता हो सकता हो, इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमेशा एक्सेस ही टीचर रहे हैं। यहाँ तक कि हम इतना टीचर रखते हैं कि अगर 2-3 टीचर किसी दिन वो छुट्टी पे भी चले जाएं तो कोई क्लास हमारे यहाँ खाली नहीं रहता। तो पहली प्रायोरिटी हमारी बच्चों की पढ़ाई की है, जिसके लिए वो विशेषकर यहाँ आते हैं। बाकी उनके शारीरिक शिक्षा के लिए, उनके मानसिक और जो है उनके आध्यात्मिक और जो है सामाजिक विकास के लिए कई कार्यक्रम, जैसे अभी नवंबर जब आएगा तो उसमें क्रीड़ा प्रतियोगिता होता है, पूरे साल का क्रीड़ा प्रतियोगिता। उसमें पूरा नवंबर, आप मान लीजिए 14 नवंबर को अमूमन होता है, लेकिन डेट आगे पीछे होता रहता है। दिसंबर में शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम होता है, फरवरी में एनुअल फंक्शन, एनुअल डे का कार्यक्रम होता है, और बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। साइंस का कार्यक्रम जो है जहाँ तक मुझे याद है जुलाई अगस्त का है, तो इस बार अभी बीच में निर्माण चल रहा था, इस साल अभी नहीं हुआ, अगले महीनों में कराया जाएगा। इस तरीके से इतना सारा प्रोग्राम है जो आपके सामने भी सर ने रखे हैं। तो इस तरीके से ये सब बच्चों के विकास के लिए है, उनका बौद्धिक विकास होगा, उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी खेल कूद से। तो इस तरीके से बहुत ही काफी सराहनीय चीज है, सराहनीय कार्य है। तो और कुछ ऐसी चीजें हो जो आप दर्शक के लिए बताना चाहते हो, व्यूअर के लिए?
बिल्कुल हमारे दर्शक हमारे गार्जियन हैं या वो गार्जियन है ही है, चाहे हमारे हों या ना हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई देखिए, बच्चों के विकास के लिए 3 चीज जरूरी है। 3 चीजें जो मिडिल ऑफ लेग स्टंप हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं। एक होता सही मार्गदर्शन, जो हमारे संस्था द्वारा अपने बच्चों को, सभी बच्चों को गाएं बगाएं दी जाती है। और दूसरा होता है गार्जियन सपोर्ट। आपको हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको समय से विद्यालय और डेली विद्यालय भेजना चाहिए। अपने घरेलू काम या अपने व्यक्तिगत काम में उनको नहीं उलझाना चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। 14 वर्ष तक तो पूरी छूट उनको देनी चाहिए। उनको उनके ऊपर आर्थिक दबाव भी नहीं देना चाहिए कि तुमको भी कुछ करना है। तो ये गार्जियन सपोर्ट। तीसरा होता है बच्चे का कठिन परिश्रम। यह 3 चीज अगर किसी बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलेगा, गार्जियन सपोर्ट मिलेगा और वो कठिन परिश्रम करेगा, तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इनमें अगर गार्जियन सपोर्ट किसी को नहीं मिलता है, अगर वो नीडी है धन के मामले में या व्यवस्था के मामले में, तो विद्यालय उसका हेल्प जरूर करता है। अगर ऐसा पता चल जाता है कि गार्जियन सपोर्ट उसे कम मिला है, तो विद्यालय प्रयास भी करता है। लेकिन बच्चे को अपना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मार्गदर्शन के लिए हमारे शिक्षक और हम उपलब्ध हैं। तो तीनों चीजें अगर रहेंगी तो निश्चित सफल होगा। अगर जहाँ गार्जियन सपोर्ट कम है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और दूसरा, जैसे उस विद्यार्थी के लिए क्या कहेंगे जो थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, और गार्जियन हमेशा उसको यही कहते रहते हैं जिंदगी में कभी काम लायक नहीं होगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा करके मतलब बच्चे को हमेशा सताते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे देखिए, यह हम लोग की परवरिश में है। जैसे होता डीएनए में होना, गाय बेगाएं हम भी इससे प्रभावित रहते हैं। ऐसा हम नहीं कहें कभी हमने अपने बच्चे को नहीं कहा है, कई मामलों में मैंने भी कहा। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी गलत सोच और गलत धारणा है, इसको नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति, एक कहावत है एक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री का, कि हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन यह है कि क्या सीख सकता है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो ऐसे गार्जियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैं उदाहरण अपने आप को देता हूं, कि अगर मछली पेड़ पर न चढ़े या मछली पेड़ पर न चढ़ पाए, तो इसका मतलब कि वो अयोग्य नहीं, वो तैर सकती है। ऐसे ही अगर बंदर न तैर पाए, तो इसका मतलब वो अयोग्य नहीं, वो पेड़ पर चढ़ सकता है। तो ऐसे डिफरेंट योग्यताएं होती हैं। और कभी भी अपना जो सपना है, जैसे मैंने कहा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था, तो मैं कभी नहीं डालूंगा अपने बच्चों को कि नहीं तुमको बनना है। उनको जो बनना हो बने, बाकी हम तो अपनी इच्छा बता रहे हैं। तो यह अपनी अपेक्षा अपने बच्चों पर मत डालिए। और कभी भी तुलना करना हो तो अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चों से मत करिए, क्योंकि एक ही खेत में जब धान या गेहूं बोया जाता है तो सारे पौधे बराबर नहीं उगते, सबका बराबर विकास नहीं होता है। और कभी भी आपको अगर तुलना करना हो अपने बच्चे की, तो उसके पिछले साल की तुलना इस साल से कीजिए, या पिछले हफ्ते की तुलना इस हफ्ते से कीजिए कि पिछले हफ्ते से अभी कितना इंप्रूव किया है। इस तरह के करेंगे तो आपके बच्चे का जरूर विकास होगा, और जो है बच्चा हतोत्साहित भी नहीं। पॉइंट नोट करने वाली ये बात है कि जैसे आप अपने बच्चे के अंदर ये पहचानिए कि उसके अंदर किस तरीके की क्वालिटी है, योग्यता है ना, उसके अंदर तैरने वाली क्वालिटी है, या फिर कूदने वाली है, या खेल से संबंधित किस प्रकार का ये तराशने जरूरी है। बिल्कुल, समाज में बहुत से उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो सचिन तेंदुलकर का लिया जाता है। वो हाई स्कूल फेल हैं, लेकिन क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। तो उनका क्रिकेट में रुचि था, उनके अंदर वो टैलेंट था, तो आज सारा जग, मैं उनका उदाहरण आज ले रहा हूँ। वैसे आपका बच्चा किसी एक क्षेत्र में जिसमें भी आगे जा पाए, उसके लिए उसको छोड़ देना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा एवरेज स्टूडेंट है, वो जिंदगी में नहीं कुछ कर पाएगा, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जैसे कई बार गार्जियन से बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि भैया आप इस समय थे तो आप कितने घंटे करते थे, कि वो 1 घंटा नहीं पढ़ता है, होमवर्क पूरा कर लिया फिर घूमता है। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप इस एज में कितना पढ़ते थे, तो पहले तो हंस के उतारने की कोशिश करते थे। अगर मैं जबरदस्ती से पूछता हूँ तो कहते अरे बहुत ठीक, हमन के जमाने में भोजपुरी में प्रयोग करते हैं कभी कभी कुछ गार्जियन, कि हम लोग के जमाने में पैसा नहीं था, गार्जियन सपोर्ट नहीं था। उनको मैं यही समझाता हूँ, बाकी अपने दर्शकों को भी बताऊंगा कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसे से होता तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के या बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके बच्चे IAS PCS होते। ठेला और रिक्शा चलाने वाले के बच्चे IAS PCS नहीं होते। तो खाली आप ये सोचें कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, तो सफल हो जाएगा। तो या आपकी भाषा में सफल तो होता ही बच्चा, कि विद्यालय आएगा तो सफल होगा। अब किस क्षेत्र में होगा वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आप पर है, लेकिन बच्चा सफल होगा निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें सर आपको बताएं, और सीखने लायक है एक एक पॉइंट, और जिंदगी में उतारने लायक है, और उसको समझें और अपनी बात, अपने चीज पे कमी कहाँ है उस पर मनन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।